दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। जैसे कि आप देखोगे ना, यहाँ पे मेरे पास में एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का ड्राइंग रखा गया है। अब ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में आप देखोगे मेरे पास में यहाँ पे एक मोटर है जो कि 11 किलोवाट का मोटर है। अब इस मोटर को मुझे रन करवाना है और रन करवाने के लिए यहाँ पे पावर वायरिंग बताया गया है और यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग बताया गया है। अब ये जो पूरा ड्राइंग है, इस ड्राइंग को हमें पढ़ना है और समझना है कि आखिर जो स्टार्टर में इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा हुआ है, जैसे कि हमारा कॉन्टेक्टर, जो हमारा सीटी है, इसके अलावा अमीटर जो लगा हुआ है, उन सभी का कनेक्शन आखिर किस प्रकार से किया गया है, पूरा डिटेल वे में इस वाले वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे मेरा 3 फेज का पावर सप्लाई आ रहा है, आर वाई बी और न्यूट्रल सप्लाई। जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जहां पे 3 फेज का मोटर इस्तेमाल होता है, उसको रन करवाने के लिए हमें 3 फेज का पावर सप्लाई देना होता है और वो 3 फेज का पावर सप्लाई यहां पे अवेलेबल है। अब यहां पे देखोगे कुछ नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर का मतलब क्या है? देखिए, ये जो यहां पे नंबर लिखा हुआ है ना, ये लोकेशन बताता है कि आखिर कहां से पावर सप्लाई आ रहा है। जैसे कि आप देखोगे ये जो पेज है, ये पेज मेरा 8 नंबर पेज है और ये जो मेरे पास में ड्राइंग है, ये ड्राइंग पूरा का पूरा 15 पेज वाली है। 8 नंबर पेज पे जो ड्राइंग बताया गया है, उस ड्राइंग को हम अभी के टाइम पे पढ़ रहे हैं। यहां पे बोला गया है कि जो 7 नंबर का पेज है, 7 नंबर के पेज से पावर सप्लाई आ रहा है और लोकेशन यहां पे 09 बताया गया है। 09 कौन सा हो जाएगा? तो आप देखोगे यहां पे 09 है, ये 9 हो गया ना। 9 नंबर लोकेशन से पावर सप्लाई ये आ रहा है। जैसे कि मैं दिखाऊं, यहां पे पेज नंबर 7 और 9 नंबर लोकेशन। तो इसके बैक वाली जो पेज है, उस पेज में हमें जाना पड़ेगा यहां पे। तो आप देखोगे यहां पे पेज नंबर 7 है और 7 नंबर पेज में आप देखोगे यहां से पावर सप्लाई जो जा रहा है, वो पावर सप्लाई 8 नंबर पेज पे जा रहा है और 2 नंबर के लोकेशन पे आप देखोगे यहां पे 2 नंबर का लोकेशन है, इसके नीचे में पावर सप्लाई यहां पे आया है। तो पावर सप्लाई कहां से आ रहा है, उसका एड्रेस यहां पे लिखा गया है और ये पावर सप्लाई कहां पे जा रहा है, पेज नंबर 9 में लोकेशन नंबर 2 पे जा रहा है, तो उसका एड्रेस बताया गया है। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो मेरा 3 फेज का पावर सप्लाई है, इन तीनों फेज के पावर सप्लाई के जरिए एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को यहां पे कनेक्ट किया गया है और इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यहां पे नाम Q8.1 लिखा गया है और ये डिवाइस जो है ना, इसका करंट रेटिंग है 40 एम्पियर और ये 3 पोल वाली है और यहां पे MCCB लिखा हुआ है। MCCB ब्रेकर जो होता ना, उस ब्रेकर का यहां पे सिंबल बनाया गया है। जैसे कि आपको मालूम है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, उस सिस्टम में हम इस प्रकार का एमसीबी इस्तेमाल करते हैं। अब एमसीबी जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसी के जैसे एक और डिवाइस आता है एमसीसीबी, उस एमसीसीबी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, वही यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे एमसीसीबी को लगाया गया है और इसके जरिए पावर सप्लाई डायरेक्टली कॉन्ट्रेक्टर को जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे ये जो मेरा कॉन्ट्रेक्टर है, इस कॉन्ट्रेक्टर का जो यहाँ पे पावर टर्मिनल है L1 L2 L3, आप देखोगे ना, इस वाले इनकमिंग टर्मिनल पे पावर सप्लाई कहां से आएगा? तो इस वाले एमसीसीबी ब्रेकर के जरिए। एमसीसीबी ब्रेकर का जो आउटपुट टर्मिनल है, वहां से पावर सप्लाई कॉन्ट्रेक्टर के इनपुट टर्मिनल पे दिया जाएगा। फिर कॉन्ट्रेक्टर के आउटपुट टर्मिनल कौन सा होता है? तो T1 T2 T3, ये जो टर्मिनल है, ये होता है आउटपुट टर्मिनल। तो इस टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके यहां पे डायरेक्टली एक ओवरलोड रिले के साथ कनेक्ट किया गया है। ये जो ओवरलोड रिले, वो ओवरलोड रिले ये वाला है। ये मेरे पास में ओवरलोड रिले है, इसी का पूरा डिटेल यहां पे बताया गया है। इस ओवरलोड रिले को पावर सप्लाई आएगा। पावर सप्लाई कहां पे? तो इन तीनों पिन पे पावर सप्लाई आएगा। फिर इसका पावर सप्लाई हमें आउटपुट में T1 T2 T3 से मिलेगा। तो इसके जरिए वायर को कनेक्ट करके हम डायरेक्टली मोटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। अब ये जो मोटर है, इस मोटर में 3 वाइंडिंग किया जाता है और तीनों वाइंडिंग को हमें स्टार या फिर डेल्टा में कनेक्ट करना होता है रन करवाने के लिए। और जैसे कि आपको मालूम है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम यहाँ पे स्टार कॉन्ट्रेक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर का इस्तेमाल करते हैं मोटर के वाइंडिंग को स्टार में या फिर डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो हमारा यहाँ पे मोटर का टर्मिनल है, उन टर्मिनल को लाके सबसे पहले तो यहाँ पे टीवी के साथ कनेक्ट किया गया है। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ना, ये सिंबल इस वाले इलेक्ट्रिकल डिवाइस का है। इसको हम बोलते हैं टीबी, टर्मिनल बॉक्स। इसमें हम इनकमिंग पावर सप्लाई वाली वायर जो होती है या फिर आउटगोइंग पावर सप्लाई वाली जो वायर होती है, उसको लाके कनेक्ट करते हैं और इसी का सिंबल यहाँ पे बताया गया है। तो इस टीबी में पावर सप्लाई आएगा, कहां से आएगा? तो मोटर का जो वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग का जो 6 वायर होते हैं, उन 6 वायर को यहां पे कनेक्ट किया जाता है और 3 वायर पे तो हम इनकमिंग पावर सप्लाई देते हैं मेन कॉन्ट्रेक्टर के जरिए। उसके बाद 3 बाकी जो टर्मिनल्स होते हैं, उन टर्मिनल के जरिए पावर सप्लाई को ले जाके दूसरा जो कॉन्ट्रेक्टर होगा, जैसे कि ये कॉन्ट्रेक्टर हो गया हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर। तो इसके अलावा हम यहाँ पे एक और कॉन्ट्रेक्टर इस्तेमाल करेंगे। उस कॉन्ट्रेक्टर का इस्तेमाल हम डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर के जैसे करेंगे। तो डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर जो होगा, उसका जो नीचे का टर्मिनल है, उसके साथ पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है इस वाले ड्राइंग के अनुसार।
तो इस वाले कॉन्टेक्टर के आउटपुट पे हमने मोटर के वायर को कनेक्ट कर दिए, फिर ऊपर वाले टर्मिनल को ले जाके यहाँ पे कनेक्ट किया गया। अब किस प्रकार से यहाँ पे वायर को कनेक्ट किया गया उसको आप वीडियो को पॉज करके आसानी से रीड कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा मोटर का वाइंडिंग होती है उसको स्टार में कनेक्ट करना होता है, तो स्टार में कनेक्ट करने के लिए एक और कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल हुआ है। और इस कॉन्टेक्टर के ऊपर में जो 3 टर्मिनल होती है जैसे कि L1, L2, L3, इन तीनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट किया गया है वायर के जरिए। आप देखोगे यहाँ पे वायर के जरिए आपस में शॉर्ट किया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे इसी वायर के ऊपर में यहाँ पे कुछ अल्फाबेट लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पे 1C13 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो यहाँ पे वायर कनेक्ट है इस वायर का फेरूल नंबर, मतलब कि वायर जो होता है उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फेरूल नंबर यहाँ पे बताया गया है। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखोगे ना तो एक यहाँ पे और इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट किया गया है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ये आखिर क्या है, देखिए ये जो है ना यहाँ पे इतना सिंबल, इसको हम बोलते हैं सीटी। जैसे कि आप देखोगे ये मेरे पास में एक सीटी है, इस सीटी का यहाँ पे पूरा सिंबल बनाया गया है। अब इस सीटी के साथ में हम 2 वायर कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आप देखोगे मैंने वायरिंग करने के लिए 2 वायर यहाँ पे कनेक्ट करके रखा था। इन 2 वायर के जरिए पावर सप्लाई को ले जाके हमारा जो अममीटर होता है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे अममीटर बनाया गया है, अममीटर को हम पावर सप्लाई देते हैं। ये मेरे पास में एक अममीटर है जिसके जरिए करंट को देखा जाता है। तो ये जो अममीटर है इसको हमें कनेक्ट, तो ये जो अममीटर है इस अममीटर को हमें इस सीटी के साथ कनेक्ट करना होगा। इसके पीछे में देखोगे 2 टर्मिनल दिया गया है, दोनों टर्मिनल के साथ में इन दोनों वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि सीटी के अंदर से जो करंट फ्लो होगा उस करंट को ये सीटी डिटेक्ट करेगा। और डिटेक्ट करने के बाद इस वाले वायर के जरिए करंट का फीडबैक इस वाले अममीटर को दिया जाएगा और अममीटर हमारा यहाँ पे करंट बता देगा कितना करंट हमारे मोटर में फ्लो हो रहा है। इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो पावर वायरिंग तो आपने समझ लिया। अब यहां पे हमें समझना है कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग समझना बहुत ही आसान है। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, यहां पे ये देखना होता है कि पावर सप्लाई कहां से कहां तक जा रहा है, और उस पावर सप्लाई को यदि आप ट्रेस करोगे तो आप आसानी से ड्राइंग को रीड कर पाओगे। अभी के टाइम पे मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे एक सिंबल बनाया गया है। ये सिंबल किसका होता है, तो ये सिंबल होता है एमसीबी का। आप यहां पे देखोगे भी लिखा हुआ है एमसीबी। एमसीबी यदि लिखा है तो आप समझ लीजिए एमसीबी लगाया गया, जिसको चालू करने पे पावर सप्लाई आगे फ्लो हो जाएगा। देखिए यदि आपको इस वाले कॉन्टेक्टर को, इस कॉन्टेक्टर का नाम क्या है, ये मेन कॉन्टेक्टर है, और इसको चालू यदि हमें करना है तो इसके लिए हमें यहां पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। स्टार्ट पुश बटन को जब हम प्रेस करेंगे तभी जाके यहां पे मेन कॉन्टेक्टर चालू होगा और स्टार कॉन्टेक्टर चालू होगा, जिसके वजह से मोटर हमारा स्टार्ट होगा। अब यदि आप यहां पे चालू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एमसीबी को चालू करना पड़ेगा। क्यों चालू करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीबी के चालू करने के बाद ही पावर सप्लाई तो आगे फ्लो होगा, और पावर सप्लाई यदि आगे फ्लो होता है तभी जाके स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके आप मोटर को चालू कर सकते हो। यदि आपका पावर सप्लाई यहां पे अवेलेबल ही नहीं है तो आप आखिर किस प्रकार से इसको चालू करोगे। तो इतना चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पे जो एमसीबी है, इस एमसीबी के आउटपुट में ना, मतलब कि इस एमसीबी का जो फेस वायर टर्मिनल है वहां पे 2 वायर कनेक्ट किया गया है। कैसे मुझे पता चला कि 2 वायर कनेक्ट है, तो आप ड्राइंग को देखोगे तो यहां पे आपको पता चलेगा कि इस वाले एमसीबी के पॉइंट से एक वायर तो इस साइड जा रहा है, दूसरा वायर इधर जा रहा है। मतलब कि हम कह सकते हैं एमसीबी का जो आउटपुट है वहां पे 2 वायर को कनेक्ट किया गया है। एक वायर तो जाएगा यहां पे इस वाले एनो कॉन्टेक्ट पे, और दूसरा वायर जाएगा इस वाले एनसी कॉन्टेक्ट पे। अब ये एनो एनसी कॉन्टेक्ट किसका है, तो देखिए जो हमारा ओवरलोड रिले होता है ना, इस ओवरलोड रिले में आप देखोगे तो यहां पे आपको टर्मिनल मिलेगा एनो वाली और एनसी वाली। एनो कॉन्टेक्ट इसका 97 98 होता है और एनसी कॉन्टेक्ट 95 96 टर्मिनल होता है। तो इसी एनो एनसी कॉन्टेक्ट का सिंबल यहां पे बनाया गया है और बताया गया है कि ओवरलोड रिले जो होता है उस ओवरलोड रिले का जो एनसी कॉन्टेक्ट होगा वो यदि क्लोज कंडीशन में रहता है, मतलब कि एनसी रहता है, तब जाके पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा। यदि ये एनसी नहीं है तो इस कंडीशन में पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं होगा और आपका स्टार्टर यहां पे चालू नहीं होगा। और यहां पे ये वाला एनो कॉन्टेक्ट जो है ना, ये एनो कॉन्टेक्ट यदि क्लोज होता है तो यहां पे एक इंडिकेटर लगाया गया है। इंडिकेटर कौन सा, तो आप देखोगे इस प्रकार का इंडिकेशन लैंप होता है, उसको कनेक्ट किया जाता है और इसमें पावर सप्लाई आएगा तो आपको कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा, तो यहां पे लिखा हुआ है ट्रिप इंडिकेटर। मतलब कि जब हमारा मोटर ट्रिप होता है, मोटर कब ट्रिप होगा, जब मोटर में ज्यादा करंट फ्लो होती है, और मोटर में यदि ज्यादा करंट फ्लो होगा तो आपको मालूम है ओवरलोड रिले जो होता है, जैसे कि ये वाला ओवरलोड रिले, ये ओवरलोड रिले हमारा ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप कंडीशन में इसका जो कॉन्टेक्ट है उस कॉन्टेक्ट को चेंज करेगा, और कॉन्टेक्ट यदि चेंज होता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये कॉन्टेक्ट यहां पे क्लोज होगा। क्लोज होने की वजह से पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा और इस वाले इंडिकेशन लैंप को पावर सप्लाई मिल जाएगा। और इसको पावर सप्लाई जैसे ही
मिला तो आपको पता चल जाएगा ओवरलोड रिले ट्रिप हो चुका है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद आपको इसको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए ओवरलोड रिले के ऊपर में इस प्रकार का एक बटन मिलता है, इस बटन को आप प्रेस कर दोगे, रीसेट हो जाएगा। इतना चीजें आपको पता चल गया। अब यहां पे बोलोगे कि ओवरलोड रिले तो हमने यहां पे कनेक्ट किया, तो आखिर यहां पे कैसे आ गया NONC कॉन्टैक्ट? तो देखिए, आपको मालूम है ये जो कॉन्टैक्ट यहां पे दिखाया गया, ये पावर कॉन्टैक्ट दिखाया गया है। मतलब कि ये वाला जो है ना, ये यहां पे दिखाया गया है। और इसी ओवरलोड रिले का मतलब कि इस वाले ओवरलोड रिले का जो NONC कॉन्टैक्ट है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है ना, उसको इस्तेमाल किया गया है यहां पर। और इस कॉन्टैक्ट का सिंबल यहां पे बताया गया है। मतलब कि NC कॉन्टैक्ट के जरिए कंट्रोलिंग किया गया है और NO कॉन्टैक्ट जो है उसके जरिए ट्रिप कंडीशन को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, ओवरलोड रिले का जो NC कॉन्टैक्ट है उससे पावर सप्लाई जा रहा है स्टॉप पुश बटन में। स्टॉप पुश बटन कौन सा? तो ये वाला होता है स्टॉप पुश बटन। अब इसको देख के बोल सकते हो क्या स्टॉप पुश बटन है? जी बिल्कुल नहीं। इसके पीछे में क्या लगाया गया उसको देखना पड़ेगा, उसको देख के ही बोल सकते हो वो हमारा स्टॉप पुश बटन है। कैसे देखेंगे? तो देखिए, इसके लिए आप देखोगे ड्राइंग में यहां पे NC कॉन्टैक्ट का सिंबल बनाया गया है और इसमें भी देखोगे यहां पे इसके पीछे में NC बनाया गया है। यदि मैं आपको यहां पर इस वाले कॉन्टैक्ट को दिखा दूं और यहां पे देखोगे एक NO कॉन्टैक्ट लगाया गया है, तो क्या मैं इस वाले NO कॉन्टैक्ट को यहां पे स्टॉप के जैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? जी बिल्कुल नहीं। हाँ, एक कंडीशन में इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन उस कंडीशन को समझने के लिए हमारा एक कोर्स है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स। उस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आखिर पता चलेगा कि आखिर हम किस प्रकार से इस वाले NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल स्टॉप के लिए करेंगे। इतना चीजें मैं आपको एक ड्राइंग कोर्स में नहीं बता सकता हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको यहां पे शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल यदि आप स्टॉप के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सर्किट बनाना पड़ेगा। कैसे सर्किट बनाओगे वो सब चीजें मैंने मेरे कोर्स में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स में बताया हूं, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी के टाइम पे समझिए, यहां पर जो सिंबल बनाया गया, ये सिंबल हमारा स्टॉप पुश बटन का है और स्टॉप पुश बटन के साथ में NC कॉन्टैक्ट लगाया गया है। तो ये जो स्टॉप पुश बटन है ये हमारा ये वाला है और इसके पीछे में NC कॉन्टैक्ट लगाया गया है। NC कॉन्टैक्ट का ही इस्तेमाल यहां पे किया गया है। मतलब कि सेम टू सेम ये जो दिख रहा है ना, यही यहां पे लगाया गया है। तो इतना चीजें आपको पता चल गया। अब देखोगे यहां पे एक स्टॉप पुश बटन है, इसके जस्ट नीचे में सेम टू सेम सिंबल बना दिया। क्या गलती से सिंबल बन गया? जी बिल्कुल नहीं। यहां पे गलती से सिंबल नहीं बना है, यहां पे एक और स्टॉप पुश बटन लगाया गया है। मतलब कि एक स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई जो है ना, दूसरा वाला जो स्टॉप पुश बटन है उसको जाएगा। मतलब कि इससे पावर सप्लाई जो निकलेगा उसको लाके इस वाले स्टॉप पुश बटन को दिया जाएगा। फिर यहां से पावर सप्लाई को आगे लेके जाएंगे। कहां पे ले जाएंगे अभी ड्राइंग पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे आप बताओ कि आखिर दो स्टॉप पुश बटन लगाने की जरूरत क्यों है? क्यों यहां पे हम दो स्टॉप पुश बटन को लगा रहे हैं, जबकि एक ही स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके हम पूरा मोटर को बंद कर सकते हैं? देखिए, इसका आंसर आपको मालूम है, मुझे यह पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यदि आपको किसी मोटर को ना, जैसे यहां पे मोटर जो लगा हुआ है, इस मोटर को दो जगह से कंट्रोल करना चाहते हो, जैसे कि एक लोकल वाली होती है, एक रिमोट वाली होती है। इसमें लिखा भी गया है, ये जो बटन है ये बटन हमारा लोकल वाली है। लोकल का मतलब जो हमारा यहाँ पे मोटर है, मोटर के पास में एक LCS लगा होता है। अब LCS क्या होता है यदि आपको ये भी नहीं मालूम तो मैं बता दूं। LCS का मतलब होता है लोकल कंट्रोल स्टेशन। मतलब कि मोटर के पास में एक पैनल छोटा सा लगा देते हैं जिसके जरिए मोटर को हम चालू बंद करते हैं। तो मोटर के पास में जो LCS होता है, या फिर आप समझ लीजिए मोटर के पास में एक पैनल है या फिर एक बटन लगाया गया है जिसके जरिए मोटर को हम चालू और बंद कर सकते हैं। तो बंद करने के लिए जो बटन लगाया गया उसको हम बोलेंगे लोकल स्टॉप वाली बटन, और उसी बटन का सिंबल यहां पे बनाया गया है। अब ये जो हमारा रिमोट वाली है ये कहां पे लगा है? तो ये जो रिमोट वाली बटन है ना, ये बटन हमारा इस वाले स्टार्टर के पैनल के पास में लगा होगा, जिससे कि पैनल के पास से हम मोटर को चालू बंद कर सके। देखिए, मोटर जो होता है ना कंपनियों में बहुत दूर लगा होता है और स्टार्टर जो होते हैं ना बहुत ही दूर रहते हैं। मतलब कि स्टार्टर हमारे सबस्टेशन में होते हैं और मोटर हमारा फील्ड में लगा होता है। अब यदि आपको फील्ड से मोटर को बंद करना है, मतलब कि जो वहां पे मोटर लगा हुआ है वहां से मोटर को बंद करना है, तो लोकल स्टॉप वाली जो बटन है इसको प्रेस करोगे, मोटर बंद हो जाएगा। और यदि आपको पैनल की जगह से मोटर को बंद करना है तो इस वाले बटन को प्रेस करके मोटर को बंद कर सकते हो। इसी प्रकार से ना मोटर को चालू भी कर सकते हो। देखोगे आप यहां पे दो स्टार्ट पुश बटन लगाया गया है। मतलब कि एक स्टार्ट पुश बटन तो ये हो गया, दूसरा इसका ऊपर का डब्लू लगा हुआ है। डब्लू नहीं है, इसको हम बोलते हैं पुश बटन, जो कि फिजिकल एलिमेंट है, जो कि फिजिकल कॉन्टेक्ट है। इसके नीचे में इस प्रकार का एलिमेंट लगा होता है, अभी के टाइम पे गायब हो गया, खोजना पड़ेगा, तो इतना टाइम कौन वेस्ट करे। चलिए ड्राइंग के माध्यम से हम समझ लेते हैं। आपको मालूम है दोनों पुश बटन है, दो पुश बटन लगाया गया है। अब दो पुश बटन जो है ना इनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाया गया है। कैसे लगाया गया देखिए,
यहां पे एक स्टार्ट पुश बटन है, यहां पे एक स्टार्ट पुश बटन है, दो अलग अलग जगह पे स्टार्ट पुश बटन लगाया गया है। ऐसा क्यों? ये जो स्टॉप पुश बटन है इनको तो सीरीज में कनेक्ट किया गया है, इनको पैरेलल में क्यों कनेक्ट कर दिया गया है? इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, इसके पीछे का रीजन ये है कि हमें केवल इसको एक बार प्रेस करके एक सिग्नल देना होता है चालू करने के लिए। और यदि मैं इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो दोनों ओपन हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहां पे स्टार्ट पुश बटन लगा हुआ है, दोनों ओपन है, तो यदि मैं केवल एक को प्रेस कर दूं तो पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए यहां तक आएगा, लेकिन इसके आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट पुश बटन होता है वो एनो कॉन्टेक्ट वाली होती है, और एनो कॉन्टेक्ट पावर सप्लाई को आगे फ्लो होने नहीं देता है। तो एनो कॉन्टेक्ट हमेशा हमारा सीरीज में नहीं कनेक्ट होता है, तो एनो कॉन्टेक्ट को हमेशा हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, जिससे कि दोनों में से किसी को भी प्रेस कर दे, पावर सप्लाई आगे फ्लो हो जाए, और आगे फ्लो होने के बाद जो हमारा डिवाइस है उसको चालू कर दे। चाहे हम इसको प्रेस कर दे, चाहे इसको प्रेस कर दे, दोनों में से किसी को प्रेस करने पे हमारा जो सर्किट है वो सर्किट चालू हो जाएगा। ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा दोस्तों, यहां पे ना मैं आपको केवल एक पेज का ड्राइंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे कि ये जो पेज है, इस पेज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस वाले ड्राइंग में आप देखोगे ना, तो यहां पे टोटल इस प्रकार का पूरा पेजेस है, सिंबल का पेजेस, यहाँ पे बेसिक सर्किट डायग्राम जो सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं जिसको, वो वाला डायग्राम। इस प्रकार से यहाँ पे जो पावर सप्लाई है वो किस प्रकार से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया गया, क्यों लगाया गया, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस प्रकार से आपको बहुत सारा सर्किट डायग्राम इसमें मिल जाएगा। इन सभी सर्किट डायग्राम को मेरा जो कोर्स है ना, उस कोर्स में पूरा डिटेल वे में एक्सप्लेन किया हूं। हमारा जो कोर्स है उस कोर्स का नाम है हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल पैनल ड्राइंग। यदि आप ये सीखना चाहते हो कि जो पैनल का ड्राइंग है वो ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उस कोर्स में ना मैं आपको केवल ये सिंगल सा छोटा सा ड्राइंग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको वहां पे आप देखोगे मेरे पास में इतना सारा ड्राइंग है। जैसे कि आप देखिए यहां पे इतना सारा ड्राइंग है, इन सभी ड्राइंग को पढ़ाऊंगा। ये तो केवल कुछ प्रिंट है, मैंने आपको वहां पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करके पीडीएफ ड्राइंग का इस्तेमाल करते हुए इतना सारा ड्राइंग एक्सप्लेन किया हूं, जिससे कि आपको ड्राइंग पढ़ना पूरा अच्छे तरीके से आ जाए। चाहे आपको यह नहीं मालूम कि पुश बटन आके क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उनको भी मैं इतना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूं, जिससे कि उनको ड्राइंग देख के समझ में आ जाए कि आखिर जो पूरा मशीन है ना, मशीन कैसे वर्क कर रहा है। ड्राइंग देख के आप मशीन का वर्किंग बता दोगे, इस लेवल पे मैंने ड्राइंग वाले क्लास में एक्सप्लेन किया हूं। जैसे कि आप देखोगे यहां पे मेरे पास में जो ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग किसका है, तो ये है हमारा होस्ट का। आपने देखोगे ना जो क्रेन होती है, क्रेन के जरिए मटेरियल को उठाते हैं, नीचे ले जाते हैं, लेफ्ट राइट करते रहते हैं, उस वाले क्रेन का ड्राइंग है। इस ड्राइंग को मैंने पूरा पढ़ा हूं, एक एक पेज को, एक एक सिंबल जो है उस सिंबल का मतलब बताया हूं। इस पैनल में यदि कोई दिक्कत आती है, ट्रबल शूटिंग यदि आपको करना है, तो वो भी मैंने पूरा कोर्स में एक्सप्लेन किया हूं। मतलब कि आपको पूरा नॉलेज इस वाले कोर्स के माध्यम से मिलने वाला है। इसके अलावा ना ये तो एक सिंपल सा ड्राइंग है, बेसिक वाले ड्राइंग में आएगा। इसके बाद यदि आप देखोगे तो यहां पे जो हमारा एक फायर फाइटिंग वाली पैनल होती है, उस पैनल का जो ड्राइंग है, उस ड्राइंग को पूरा पढ़ के बताया हूं, किस प्रकार से ड्राइंग बनाया गया, किस प्रकार से यहां पे जो इसका डिटेल लिखा हुआ है, उस डिटेल का मतलब क्या है। इसके बाद यहां पे डबल ग्राइंडर वाली ईओटी कैन है, उसका ड्राइंग मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। इसके बाद यहां पे किसका ड्राइंग है, ये हमारा फायर फाइटिंग पैनल जो है, फायर फाइटिंग पैनल का जो ड्राइंग है उसके बारे में बताया गया है। यहां पे एक पीएलसी पैनल का ड्राइंग है, उस ड्राइंग को पूरा एक्सप्लेन किया हूं। साथ ही साथ में यहां पे मेरे पास में एक ऐसा ड्राइंग है जिसके अंदर एक बीएफडी लगा हुआ है। उस बीएफडी वाली ड्राइंग जो है ना, उस ड्राइंग को कैसे पढ़ेंगे, इसमें आपको पीएलसी भी मिल जाएगा, पीएलसी का वायरिंग कैसे किया गया है, उसका कनेक्शन कैसे किया गया है, किस प्रकार से ट्रबल शूटिंग करेंगे, पूरा चीजें आपको बताया गया है। तो केवल आप एक क्लास को देख के मत समझिए कि आपको पूरा ड्राइंग पढ़ना समझ में आ गया। देखिए, मैं आपको यहां पे रास्ता बता रहा हूं, उस रास्ते को फॉलो करना आपके ऊपर है। यदि आप चाहते हो कि ड्राइंग का नॉलेज आपको पूरा कंप्लीट हो जाए, चाहे आपके पास में कोई भी ड्राइंग आ जाए, उस ड्राइंग को आप पढ़ सको, तो इसके लिए हमारा जो कोर्स है, ड्राइंग वाली कोर्स, हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल पैनल ड्राइंग, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद क्लासेस जो होगा ना, उस क्लासेस को मेरा जो ऐप है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, इस ऐप के अंदर देखना होता है। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो इस वाले मोबाइल नंबर पे आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी तक हमने ये पढ़े कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसको किस प्रकार से कनेक्ट किया गया है। अब स्टार्ट पुश बटन जो है ना, उससे पावर सप्लाई जो आ रहा है, वो पावर सप्लाई इस वाले सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब देखोगे यहां से पावर सप्लाई जो जा रहा है वो सबसे पहले इस वाले एनसी कॉन्टैक्ट में जा रहा है। और ये एनसी कॉन्टैक्ट किसका है, तो इसके लिए देखोगे यहां पे एक एड्रेस लिखा गया है C8.2। C8.2 किसका नाम है, तो इस वाले कॉन्ट्रैक्टर का। और ये कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है, तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर। तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है, एनसी कॉन्टैक्ट कहां से मिलेगा, तो आप देखोगे इस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में यहां पे एनो कॉन्टैक्ट है, नीचे में यहां पे एनसी कॉन्टैक्ट है। तो इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है ना, ये वाला एनसी कॉन्टैक्ट, इसका इस्तेमाल किया गया है। कैसे किया गया है, तो इसके लिए ना ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इससे पावर सप्लाई जो आ रहा है उसको लाके डायरेक्टली एनसी कॉन्टैक्ट पे दिया गया है। फिर एनसी कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट है, वहां से वायर को निकाल
के डायरेक्टली इस वाले टाइमर को दिया गया है। अब यहाँ पे जो सिंबल है ना टाइमर वाली, इस टाइमर को भी आप देख लीजिए, ये होता है टाइमर। जो टाइमर होता है उस टाइमर में हम यहाँ पे टाइम सेट करते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो टाइमर है उस टाइमर का कॉन्टेक्ट जो होता है, जैसे कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट लगाया गया है एनसी कॉन्टेक्ट, एनओ कॉन्टेक्ट, इस कॉन्टेक्ट को चेंज करता है। तो एनओ एनसी कॉन्टेक्ट को किस प्रकार से चेंज करेगा, किस प्रकार से वर्क करता है, उसके लिए आपको टाइमर का नॉलेज रखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के टाइम पे आप समझ लीजिए, इस टाइमर को यदि आपको ऑपरेट करवाना है तो इस टाइमर का जो A1 A2 टर्मिनल है उस पर आपको पावर सप्लाई देना होता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे टाइमर का A1 टर्मिनल जो उसमें फेज सप्लाई दिया गया है, न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड किया गया है। तो इस टाइमर को पावर सप्लाई तो डायरेक्टली स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते ही आ जाएगा और टाइमर का काउंटिंग चालू। साथ ही साथ में आप देखोगे यहाँ पे टाइमर का एनसी कॉन्टेक्ट लगा हुआ है, तो यहां से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए इस वाले स्टार कॉन्टेक्टर में चला जाएगा और स्टार कॉन्टेक्टर में पावर सप्लाई जाने के बाद इस कॉन्टेक्टर का एनओ कॉन्टेक्ट यहां पे इस्तेमाल हुआ है, तो एनओ कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद पावर सप्लाई यहां पे आएगा और यहां से पावर सप्लाई आने के बाद मेन कॉन्टेक्टर जो है ना, मेन कॉन्टेक्टर को चालू कर देगा। अब मेन कॉन्टेक्टर जब चालू होता है ना, तो इसका जो एनओ कॉन्टेक्ट है वो यहां पे इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि ये क्लोज, मतलब कि स्टार पुश बटन को रिलीज भी कर दोगे तो पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए इस वाले सर्किट में, इस वाले सर्किट में, इस वाले सर्किट में पावर सप्लाई देते रहेगा। मतलब कि यहां पे जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है और जो मेन कॉन्टेक्टर है दोनों के दोनों चालू रहेंगे। साथ ही साथ में यहां पे बगल में जो टाइमर है ना, टाइमर भी उसका टिक 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 करते रहेगा। मतलब कि टाइमर का टाइम का काउंटिंग होते रहेगा और जैसे ही टाइमर का टाइम कंप्लीट होता है तो ये क्या करेगा, इसका जो एनसी कॉन्टेक्ट है उसको ओपन कर देगा और साथ ही साथ में इसी टाइमर का जो एनओ कॉन्टेक्ट है, यहां पे एनओ कॉन्टेक्ट है, एनओ कॉन्टेक्ट को क्लोज कर देगा। क्लोज करने के वजह से डेल्टा कॉन्टेक्टर यहां पे चालू, और डेल्टा कॉन्टेक्टर जैसे चालू होता है इसका एनओ कॉन्टेक्ट यहां पे लगा हुआ है, ये क्लोज, मतलब कि टाइमर का काम खत्म, एनओ कॉन्टेक्ट क्लोज हो चुका है, पावर सप्लाई यहां से फ्लो होगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर हमेशा चालू रहेगा। मतलब कि जब तक मोटर चालू तब तक डेल्टा कॉन्टेक्टर चालू रहेगा। जब आप स्टॉप पुश बटन को प्रेस करोगे तो ये सर्किट में पावर सप्लाई बंद हो जाएगा। बंद होने की वजह से मोटर हमारा बंद हो जाएगा। तो अभी के टाइम पे ड्राइंग देखो, हम समझते हैं कि आखिर ये जो सर्किट है ये कैसे काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो स्टार्टर को चालू करने के लिए एमसीबी को चालू करना पड़ेगा और इस एमसीबी को चालू करना पड़ेगा। इसको चालू करेंगे तो पावर सर्किट चालू हो जाएगी, इसको चालू करने पे कंट्रोल सर्किट में पावर सप्लाई आ जाएगा। अब पावर सप्लाई जो है ना, वो पावर सप्लाई इस पॉइंट पे और यहां से फ्लो होते हुए इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, तीन जगह पे यहां पे रहेगा। अब यदि आप इस वाले स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे तो यहां से पावर सप्लाई फ्लो होगा, टाइमर को चला जाएगा। टाइमर को पावर सप्लाई क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां पे एनसी कॉन्टेक्ट लगा हुआ है जिसके वजह से पावर सप्लाई डायरेक्टली जा रहा है। और इसमें पावर सप्लाई यदि जाता है तो क्या होगा, यहां पे टाइमर चालू और टाइमर का टिक टिक करना चालू हो जाएगा। मतलब कि टाइमर हमारा टाइम का काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद यहां पे एनसी कॉन्टेक्ट लगा हुआ है, एनसी कॉन्टेक्ट की वजह से पावर सप्लाई यहां पे फ्लो होगा और स्टार कॉन्टेक्टर को ये चालू कर देगा। स्टार कॉन्टेक्टर के चालू होते ही इसका एनओ कॉन्टेक्ट यहां पे लगा हुआ है, ये क्लोज होगा। क्लोज होने के बाद पावर सप्लाई यहां पे आएगा, मेन कॉन्टेक्टर को पावर सप्लाई जाएगा और मेन कॉन्टेक्टर में यदि पावर सप्लाई जाता है तो इसका एनओ कॉन्टेक्ट यहां पे और एक एनओ कॉन्टेक्ट यहां पे लगा हुआ है। मतलब कि यहां पे ये क्लोज और यहां पे ये क्लोज। यहां पे क्लोज होने से पावर सप्लाई यहां से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट पुश बटन को रिलीज करने के बाद भी, और ये क्लोज होगा तो यहां से क्या होगा, पावर सप्लाई इस पॉइंट से फ्लो होते हुए इसको यहां पे पावर सप्लाई जाएगा, जिसकी वजह से हमारा मेन कॉन्टेक्टर चालू रहेगा। अब मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा तो मोटर हमारा रन करते रहेगा। कब तक रन करेगा, जब तक टाइमर का जो टाइम है वो टाइम कंप्लीट नहीं होता है। जैसे टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा, इसका जो यहाँ पे एनओ कॉन्टेक्ट है इसको क्लोज कर देगा, इसको ओपन कर देगा। इसको ओपन होने के बाद ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है ये बंद हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है ये डेल्टा कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। क्यों चालू हुआ, क्योंकि यहाँ पे एनओ कॉन्टेक्ट जो है ये क्लोज हो गया है। क्लोज होने की वजह से पावर सप्लाई यहां से पहुंचा दिया और इस वाले कॉन्टेक्टर को चालू कर दिया, और इसके चालू होने से इसका एनओ कॉन्टेक्ट क्लोज और इसी का एनसी कॉन्टेक्ट यहां पे इस्तेमाल हुआ है। इसके वजह से ये ओपन, टाइमर को पावर सप्लाई जाना बंद। मतलब कि टाइमर जो है ना, उसका जो सप्लाई था उसी सप्लाई को हमने यहां पे काट दिए। कब काटे, डेल्टा कॉन्टेक्टर के चालू होने के बाद। और डेल्टा कॉन्टेक्टर जब चालू होता है तो ये होल्ड हो जाती है। होल्ड होने की वजह से मोटर हमारा डेल्टा कनेक्शन में रन होते रहेगा। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गया। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे एक एनसी कॉन्टेक्ट, यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट लगाया गया है। ये एनसी कॉन्टेक्ट हमारा इंटरलॉकिंग का है। इंटरलॉकिंग कैसे, तो डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है उसका एनसी कॉन्टेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और इस स्टार कॉन्टेक्टर का एनसी कॉन्टेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है ये दोनों एक साथ में चालू ना हो।
इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कुछ सिंबल बनाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा यहाँ पे NO-NC कांटेक्ट है उसका इस्तेमाल कहां पे किया गया है। अच्छा, यहां पे मैंने आपको बताया कि NC कांटेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में यदि आप देखोगे ना तो वहां पे NO कांटेक्ट ही इस्तेमाल किया गया होगा। यदि आपके पैनल में स्टार डेल्टा स्टार्टर वाली टाइमर इस्तेमाल किया जाएगा तो वहां पे NO कांटेक्ट ही इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए यहां पे केवल NO कांटेक्ट का कनेक्शन बताया गया कहां पे इस्तेमाल हुआ है, NC कांटेक्ट का बताया नहीं गया, क्योंकि NC कांटेक्ट तो प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं हुआ। मैंने यहां पे मॉडिफिकेशन किया, मैंने यहां पे पेन मारा हूं। क्यों मारा हूं? क्योंकि आपको अभी तक मालूम भी नहीं होगा कि जो हमारा टाइमर होता ना उस टाइमर का NO कांटेक्ट का इस्तेमाल करके हम यहां पे स्टार कांटेक्टर को चालू करते हैं। मैं यदि ऐसा बताता तो आप बोलते सर आप तो गलत बता रहे हो, आपको तो मालूम ही नहीं है। लेकिन भाई टाइमर भी बहुत सारे टाइप के आते हैं। यदि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर वाली टाइमर इस्तेमाल करोगे ना तो आपका जो स्टार कांटेक्टर है उसको भी चालू करने के लिए आपको यहां पे NO कांटेक्ट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके पीछे का रीजन क्या है ना, मेरा जो कोर्स है उस कोर्स में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हो। हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल पैनल ड्राइंग जो है ना, उस कोर्स को यदि आप ज्वाइन करोगे तो वहां पे बेसिक लेवल से बताया हूं, जीरो लेवल से कि जो टाइमर होता है कैसे वर्क करता है, कांटेक्टर कैसे काम करता है, NO कांटेक्ट NC कांटेक्ट क्या होता है, किस प्रकार से छोटा छोटा वायरिंग किया जाता है जिससे कि हमारा जो बड़ा सर्किट है इस प्रकार का, इसको बड़ा भी नहीं बोलेंगे, छोटा सा सर्किट है, बच्चा सा सर्किट है, इसको भी कैसे रीड करेंगे, वो सब चीजें वहां पे मैंने सिखाया हो। ये तो एक छोटा सा कहानी है। यदि आप LT पैनल जो होता है ना उसका ड्राइंग पढ़ना सीखना चाहते हो, ACB ब्रेकर, BCB ब्रेकर, ST पैनल का जो ड्राइंग होती है उस ड्राइंग को यदि आप पढ़ना सीखना चाहते हो ना तो इसके लिए आपको छोटा छोटा वाली जो सर्किट होती है उसको पढ़ना सीखना पड़ेगा। उसको सीख के ही आप बड़े वाले सर्किट को पढ़ोगे। और मेरा जो कोर्स है उस कोर्स में छोटा सर्किट से लेके LT पैनल, ACB ब्रेकर, BCB ब्रेकर का जो ड्राइंग है उस ड्राइंग को भी पूरा एक्सप्लेन किया हूं, जिससे कि आपका जो ड्राइंग का नॉलेज है वो नॉलेज जीरो लेवल से हाई लेवल पे पहुंच जाए। तो यदि आप अपने नॉलेज को जीरो से हाई लेवल पे पहुंचाना चाहते हो तो हमारे कोर्स को आप ज्वाइन करके सीख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो था ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हो कि ऐसा और वीडियो आपके लिए बनाते रहो तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आपका एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हो। यदि आप लोगों का कमेंट आता है तो मेरा वीडियो भी आते रहेगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।